सभी को नमस्कार। आज हम सभी कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं और देश के उन वीर सपूतों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है और आपने देखा किस प्रकार से हमारे भारत देश में 72 फीट लंबा तिरंगा फहराया गया और हमारे सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी नमन किया और आर्मी के तीनों जवानों ने भी, और साथ ही साथ आर्मी के सीडीएस और सभी ने उनको नमन किया। परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, मेजर जनरल अंजू मनचंदा, कैप्टन यशिका त्यागी। आप बात करिए दीपचंद जी की जिन्होंने अपने 2 पैर गंवा दिए, कैप्टन विजयंत थापा और न जाने कितने लोग। सोचने वाली बात है कि विक्रम बत्रा जी ने इतने कम उम्र में वो कर दिखाया जो शायद एक युवक के लिए करना बड़ा कठिन होता है। पूरे परिवार की जगह सबसे पहले अहमियत देश को, ये दिल मांगे मोर और वंस मोर की बात कह के एक टाइगर अपने देश के लिए क्या कर गया। उसके पीछे उसकी प्रेमिका ने अपना जीवन उसके लिए ही समर्पित कर दिया। ये होता है सच्चा प्रेम। योगेंद्र यादव जी 15 गोलियां खाई, उफ तक नहीं की और आज बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि फौज में आइए और सच्ची देशभक्ति क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है, उससे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये होती है सच्ची राष्ट्रवाद की बात। इस देश को भारत माँ बोलते हैं, सच में ये माँ है, ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन। अभी तो जब उसने गोली चलाई सीने की तरफ चलाई, यहाँ पे पर्स रखा था, पूरी पैंट फट गई थी पहाड़ों पे चलते चलते। उस पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। जब गोली चली जाकर के सिक्कों पे लगी और डिपॉजिट हो गई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से मुझे लगा मैं मर गया हूँ। नहीं, पाकिस्तान का दूसरा जवान कब आया होगा, उसने मेरा वेपन उठा करके जा रहा होगा, तब तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया। मुझे एकदम से चेतना आई, मुझे लगा मैं तो जिंदा हूँ। मेरे पास फिर एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने हैंड ग्रेनेड से हमला किया, उसका सर फटा, वो आकर के हमारे ऊपर गिरा। उसके गिरते ही राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। सिर्फ ये तो हाथ हिला ही, सिर्फ कंधा हिला। फिर एक हाथ से राइफल उठाई, ऐसे पलटा किया। साहब, ये ताकत, ये जज्बा जो है आपकी वर्दी से नहीं आती, आपके विचारों से आती है। और इंसानियत हर ड्यूटी से ऊपर आती है और हर फर्ज से ऊपर आती है। और इसीलिए अगर आज की डेट में हम मेजर जनरल अंजू मनचंदा को याद ना करें तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। लोग ये कहते हैं कि लड़कियां क्या कर सकती हैं, तो एक बार उनको अंजू मनचंदा जी को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। एक बार कैप्टन यशिका जी से मिलना चाहिए। लोग कहते हैं ना प्रेगनेंसी में काम नहीं करना चाहिए, वो महिला तो युद्ध में थी भाई, युद्ध में। और आज 2 प्यारे बेटों की माता जी भी हैं और आज भी उतनी फिट है और हिट है। दीपचंद जी की बात मैं करूं तो 2 पैर खो चुके हैं, लेकिन आज भी वो जज्बा है, वो जुनून है और आज भी अगर देश को उनकी जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी वो तैयार है। सोचने वाली बात है। द्रास वॉर मेमोरियल जो कारगिल की जीत के इस जश्न को सेलिब्रेट करता है। आज मैं खड़ी हुई यहाँ सामने लेफ्टिनेंट मनोज पांडे का ये बस्ट लगा है, तोलो लिंग की पहाड़ियां हैं और उसके नीचे लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की कहानी लिखी है। हर एक को पता होनी चाहिए इस बहादुर इंसान की कहानी। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे 111 गोरखा। जब ये चढ़े खानपुर की पहाड़ियों पर तो इनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित राय आगे बढ़ते गए अपने रेजिमेंट के जवानों को लेकर, लेकिन देखा कि साइड में दूसरी पहाड़ी से बहुत फायर आ रहा है। उन्होंने मनोज पांडे को टास्क किया कि हमारा ये अटैक तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब तुम बगल वाली पहाड़ी के ऊपर चढ़कर वहां से दुश्मन को बर्बाद करो। मनोज पांडे ने मुट्ठी भर जवान लिए और आगे बढ़ चले और वहां पहुंचकर उन्होंने पाकिस्तानियों के बंकर में तबाही मचा दी। लिखा है
Undaunted, he crawled up to silence the fourth army position. माने एक नहीं, दो नहीं, तीन संगर उन्होंने बर्बाद किए. उन्हें बुलेट इंजरीज लगती रही पैर में, हाथ में, और फाइनली जब उन्हें आखिरी गोली लगी दुश्मन की, तो उससे पहले उनका वॉर क्राई था, जय महाकाली, आयो गोरखाली. आप सोच सकते हैं कि इस वॉर क्राई को सुनकर पाकिस्तानियों का हाड़ कैसे कांपा होगा. और उसके बाद एक गोली आई और आखिरी दुश्मन था वहां, उसकी गोली लगी. हमने मनोज पांडे को खो दिया, लेकिन मरते मरते वो जवान क्या कह के गया? दिस इज अ मास्टर क्लास इन कम्युनिकेशन व्हेन ब्रेव लेफ्टिनेंट मनोज पांडे सेज ना छोड़ू. अपने जवानों को मरते मरते भी वो इंस्ट्रक्शन देके गए, ना छोड़नू. ये नेपाली में कहा गया शब्द है जिसका मतलब है नहीं छोड़ना. वो अपने जवानों को कह के गए कि पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ना, और उनके बहादुर जवानों ने वही किया. मरते मरते भी लेफ्टिनेंट मनोज पांडे एक लीडर की तरह गए, एक शान की तरह गए. परमवीर चक्र लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ये देश आपको सलाम करता है. कैप्टन यशिका की अगर मैं बात करूं तो जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो वो प्रेग्नेंट थी और अपने छोटे से बेटे को कंधे पर लेकर आती थी, और आर्मी के ऑफिसर्स ने उनको ये कम से कम कहा जाए कि ये सुविधा दी थी कि वो अपने छोटे से नौनिहाल बच्चे को लेकर आए. और सोचिए, एक प्रेग्नेंट लेडी, और देश में वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, लेकिन उसने उस जिम्मेदारी को भी निभाया, अपनी प्रेगनेंसी को भी निभाया, और साथ ही साथ अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई. और अगर बात मैं कर लूं मेजर जनरल अंजू मनचंदा की, तो मेरे ख्याल से हमारे भारत में वो पहली डिप्टी डायरेक्टर रही हैं मेडिकल सेक्टर में. एक मेजर जनरल होकर उन्होंने कारगिल में घायल लोगों को बचाया, और साथ ही साथ अपने घर की जिम्मेदारी भी निभाई और अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी निभाई. 99 में कैप्टन विजयन थापा को एक बच्ची मिलती है, रुखसाना, जो उस समय मात्र 6 साल की होती है, जिसके पिता को आतंकियों ने गोली से भून दिया था. वो आर्मी के उन जवानों के बीच में बैठती है, खोई सी रहती है और बोलती नहीं है, क्योंकि उसको एक सदमा सा लग गया था. तो हमारे देश के कैप्टन विजयन थापा ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उनके साथ वक्त गुजारना शुरू किया. और देखिए, हुआ ये कि विजयन के साथ समय बीतता गया और धीरे धीरे उसका सदमा दूर हुआ और वो बातचीत करने लगी, उसको पढ़ने की अलग जगी, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विजयन थापा ने लिया. मगर अफसोस इस बात का है कि कारगिल के युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने पिता को एक खत लिखा था कि मैंने इस बच्ची की जिम्मेदारी निभाई है और ली है, और मेरे जाने के बाद आप इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे. आज भी अगर मैं बात करूं तो उनके पिताजी कर्नल वीएन थापा बेटी रुखसाना को जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसकी फीस भरते हैं, उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, उसकी ही नहीं, उसकी माता जी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है. बेटा आज उनके बीच में नहीं है, वीर गति को प्राप्त हो गया है. लेकिन कहते हैं ना कि हमारे फौजी जो संकल्प लेते हैं उसे निभाते हैं. आज भी कुछ ऐसी जगह पर हैं जहां पर वीर भाइयों ने खुद की बहन ना होते हुए भी बेटियों की शादी की है, अपने मित्रों की, वो जो आज इस दुनिया में नहीं है, वीर गति को प्राप्त हो गए. और ये होता है सच्चा राष्ट्रवाद. कल एक इंसान मुझसे पूछ रहे थे कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है. उनको ये जरूर देखना चाहिए कि सच्चा राष्ट्रवाद अगर आपको देखना है तो हमारे देश के वीर जवानों से सीखिए. और इसीलिए हम एक्स पर लगाते हैं राष्ट्रवाद की पाठशाला. यही है सच्ची राष्ट्रभक्ति, जो हमारे फौजी भाई मरते दम तक निभाते हैं, जिनको न कुर्सी का लालच, न पद का लालच, न वर्दी का अभिमान. उनको अगर सामने रहता है तो देश का मान, देश की इज्जत और देश का स्वाभिमान. और इसलिए वो अपने परिवार को छोड़कर सरहद पर खड़े होकर गोलियां खा लेते हैं, लेकिन उफ तक नहीं करते. और इसी कारण हम आज के सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद की पाठशाला लेकर आते हैं, जहां हम बात करते हैं रियल हिस्ट्री की, सनातन की, देश की और युवाओं को जागृत करने की.
तो आप भी आइए, आपका स्वागत है रात्रि 9:30 से एक्स पर स्पेस में राष्ट्रवाद की पाठशाला। आपको कारगिल पर हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें आप कमेंट जरूर कीजिएगा और कार्यक्रम पसंद आया हो तो उसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय सिया राम। जिन्होंने भी जो यहाँ पे हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए जान दी है और मैं यही करूंगा कि उनके घर वालों को शांति मिले। हमने या हमारे जो साथी थे जो जिन्होंने हमारे साथ वहाँ पे शहादत दी या जो वहाँ पे इंजर्ड हुए हमारे साथ, वो सब उनका देन थी कि हम लोग उस कार्य को कर पाए जो हमें दिया गया था। और वो एक ऐसा पल, ऐसा मंजर कि एक ही पल के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। मेरे तमाम साथी मेरे को छोड़ चुके थे। भारत माँ के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर